इसमें कहाँ तक हो गया? बैकग्राउंड हो गया था इसका ना। इसका सर भारत बांग्लादेश संबंध के ऐतिहासिक विकासक्रम का लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, इसके अलावा दोनों देश जातिवाद और उपनिवेशवाद का नेतृत्व करते हैं। इसी वार्ता में जब दोनों लोग मिले थे और वार्ता में जिन दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण नहीं करेंगे और कोई देश दूसरा देश आक्रमण करेगा उसका साथ नहीं। इसी क्रम में भी वार्ता हुई और क्योंकि दोनों देश पड़ोसी देश है तो किसी अवैध पदार्थों की जैसे मादक द्रव्य हुए और चीजें हुई जो अवैध है उनकी तस्करी को भी रोकने का प्रयास करें। इसको नोट नहीं करा रहे हैं ठीक। इसमें एक चीज उसी में नोट कर लीजिएगा जितना कल हुआ था तो उसी के बाद नोट करिए। भारत ने इसी क्रम में भारत ने बांग्लादेश को विश्वास दिलाया कि वह बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और 25 मार्च 1972 तक 25 मार्च 1972 तक भारत की सेनाएं बांग्लादेश से वापस आ जाएंगे। हो गया? ये उसी बैकग्राउंड में था, कल छूटा था उसको नोट कर दिया। आज जबकि भारतीय सेना इसके पहले ही आ गई, जो डेडलाइन बताई गई थी 25 मार्च 1972 और भारतीय सेना उसके पहले ही वापस आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि अगली एक संधि थी भारत बांग्लादेश, नोट करिए इसको देखते हैं। मैत्री एवं हाँ सहयोग संधि 1972 भारत बांग्लादेश मैत्री एवं सहयोग संधि 1972। अभी तक क्या था, जितनी चीज़ों हुई सब 1971 में बांग्लादेश के जन्म के बाद सब ऐसे हो गया था। कोई उस तरह से एक एंटी को नहीं था। लेकिन इसके आज़ादी के बाद क्या हुआ, पहली संधि कौन हुई? यही मैत्री, बांग्लादेश मैत्री और सहयोग। इसका मूल उद्देश्य क्या था कि भारत अभी बांग्लादेश गरीब से उभरा है, वहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें अभी इतनी अच्छी है नहीं, वहाँ कैसे वो लोकतंत्र को अपने यहाँ स्थापित करे, इसके लिए क्या करेगा भारत? उसका सहयोग करेगा, उसको कानून व्यवस्था चलाने में सहयोग करेगा और करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी प्रतिष्ठा को भी बनाएगा। जैसे अन्य देशों से भी जो व्यापार के लिए होगी या शांति के लिए जो कुछ होगा उसको भारत करेगा। और इसी संधि में प्रावधान किया गया कि दोनों देश जहाँ तक होगा कि एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा। अब पड़ोसी है तो कोई विवाद तो होगा ही, दोनों देश एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। अगर दोनों एक दूसरे से लड़ाई
अगर किसी दूसरे देश से लड़ाई होगी तो उसका वो साथ नहीं देंगे। किसका साथ देंगे? बांग्लादेश। जैसे भारत को मान लीजिए कहीं से युद्ध होता है तो बांग्लादेश भारत का साथ देगा। इस मैत्री संधि का यही मूल उद्देश्य है। इसको नोट कर लीजिए बस। और किसके किसके बीच हुई थी ये? इंदिरा गांधी नहीं, बांग्लादेश उस समय राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान। नोट कर लीजिए इसको। भारत बांग्लादेश शिखर वार्ता, जैसे जो बात हम उसको शिखर वार्ता भी करते थे। जो देशों के बीच जो वार्ता होती है उनके राष्ट्रों के बीच उसको शिखर वार्ता भी कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन भारत बांग्लादेश शिखर वार्ता 19 मार्च 1972 को हस्ताक्षरित किए गए। हाँ, मतलब साइन हुई, इस पे समझौता फाइनल हो गया। किस डेट में? 19 मार्च 1972। 72। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान मुजीबुर रहमान ने ये अभी तय किया, मतलब क्या क्या निर्णय लिया कि एक संयुक्त नदी आयोग बनेगा। एक संयुक्त नदी आयोग बनेगा। नदियों के जल के बंटवारे के लिए रिवर था उसके लिए क्या बनाने हुआ? संयुक्त नदी आयोग। देखिए भारत, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, भारत बांग्लादेश में विवादों में एक जगह एक कारण ये भी है, नदी के बंटवारा। यही गंगा नदी है, आगे जाके वहाँ नाम बदल जाता है, कलकत्ता में उबली होती है, फिर वहाँ से बढ़ती है तो पद्मा हो जाती है, मेघना हो जाती है। फरक्काबाद को लेके वो है, तो उसको हम आगे देखेंगे। इसमें जो राष्ट्र को हम 60 मिनट में करा रहे हैं, ये मूल चीज़ें इस समझौते में। इसमें और क्या डिसीजन लिया गया है? दोनों देशों के बीच एक संयुक्त नदी आयोग बनेगा, जो नदियों के जल के बंटवारे को लेकर जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा। आगे बढ़िए। इसी संधि में भी प्रावधान किया गया कि यदि भारत या बांग्लादेश के विरुद्ध आक्रमण होता है, भारत या बांग्लादेश के विरुद्ध आक्रमण होता है, तो दोनों देश परस्पर एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। परस्पर एक दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। दोनों देशों में से कोई देश, आगे नोट करिए, दोनों देशों में से कोई देश ऐसा किसी देश के साथ ऐसा समझौता नहीं करेगा जो
परस्पर हितों, परस्पर हित, परस्पर हित का मतलब समझ रहे हैं? तो परस्पर हितों पर बता रहे हैं तो पर विपरीत प्रभाव डाले, जो परस्पर हितों पर, परस्पर हितों पर विपरीत प्रभाव डाले। दोनों देश मतलब इस जो लास्ट लाइन नोट करवाए हैं कि ऐसा समझौता दूसरे देश के साथ नहीं करेंगे किसी तीसरे देश के साथ कि जो परस्पर हितों पर विपरीत प्रभाव डाले। ऐसा बांग्लादेश कोई समझौता नहीं करेगा जैसे कि भारत को नुकसान हो। अब भारत भी ऐसा कोई समझौता किसी तीसरे देश के साथ नहीं करेगा जिससे बांग्लादेश को नुकसान हो, क्योंकि दोनों देश किस उस पर पॉजिटिव काम करते हैं। भारत किस देश में क्या है? सहयोग और सह-अस्तित्व, इसी को लेके चलता है भारत। इसमें तो संधि भारत बांग्लादेश मंत्री संधि जो थी इसका सार है मेन चीजें से पॉइंट वाइज ठीक। और एक अब अगला नोट करिए संधि व्यापार को लेके, तो शांति को लेके हो गई थी। अब बांग्लादेश आजाद हो गया तो वहाँ हुआ कि वहाँ कैसे शांति बने, उसके लिए भारत से संधि हुई। एक संधि हुई भारत बांग्लादेश व्यापार व्यापार 1972। व्यापार संधि ये भी कब की है? 1972। इसमें क्या हुआ कि अभी वो देश आजाद हुआ है बांग्लादेश, उसकी व्यापारिक हितों की रक्षा कैसे किया जाए, उसको कैसे उसकी अर्थव्यवस्था सही किया जाए। भारत अच्छे पड़ोसी होने के नाते इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इसमें क्या क्या प्रावधान किए? इसमें प्रावधान किया गया कि दोनों देशों की तरफ से 16 किलोमीटर की जो सीमा है, सीमा से 16 किलोमीटर तक कोई वो नहीं होगा, आवाजाही क्या रहे, मुक्त रहे, कोई आए जाए एक सीमा से अंदर। भारत 16 किलोमीटर चले जाए बांग्लादेश में, उधर से बांग्लादेश 16 किलोमीटर व्यापार ये सब किया गया। और कुछ उत्पादों के लिए विशेष छूट दी गई, जैसे जो बांग्लादेश में होते हैं, खासकर बांग्लादेश में जो मछली उत्पादन भारत में, इनके लिए किसी प्रकार का नहीं कि रोक टोक हो, मुक्त आवाजाही होगी और मुक्त व्यापार कर सकते। बात समझ आ रही है? और उसका दायरा कितना रखा गया? 16 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इस चीज को नोट करना आप कर लीजिए। और इसमें देखिए बांग्लादेश को ज्यादा किन चीजों की जरूरत थी? तकनीकी और खनिज की। तो इस पे भी समझौता हुआ कि भारत उसकी तकनीकी क्षेत्र में और जो खनिज में आवश्यकताएं होंगी उसको पूरा करेंगे। भारत जो निर्यात होता है, भारत का पूरा बांग्लादेश को छोड़ दीजिए, सबसे अधिक किस चीज का निर्यात करता है? किस चीज का निर्यात करता है? व्यापार का है निर्यात ना। तो भारत अधिकतर किन चीजों का करता है? दो तीन चीज, इंजीनियरिंग वस्तुएं और सूती वस्त्र, कपड़े, इन चीज़ों का भारत बहुत निर्यात करता है। इन चीज़ों को बांग्लादेश को निर्यात। जूट कपास तो वहाँ भी हो रहा है, बांग्लादेश में तो कपास में बहुत उसका अच्छा हो। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत ये सब जो हैं कपास के अच्छे उत्पादक हैं, लेकिन इंजीनियरिंग वस्तुओं में और चीज़ों में भारत, इन चीज़ों की आपूर्ति बांग्लादेश को भारत इस व्यापारिक समझौते में ये किया गया। लोग के लिए केवल
मेन चीज नोट कर लीजिए, कब हुआ, कितने किमी तक, भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री और शांति समझौता के बाद 28 मार्च 1972 को एक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। 28 मार्च 1972। और वो कब हुआ था? 19 मार्च दोनों 1972 को व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। जिसमें यह प्रावधान किया गया कि भारत और बांग्लादेश दोनों अपने सीमा के 16 किलोमीटर तक के क्षेत्र को 16 किलोमीटर तक के क्षेत्र को करमुक्त क्षेत्र घोषित करेंगे। करमुक्त और व्यापक, करमुक्त क्षेत्र घोषित करेंगे। जिससे दैनिक जीवन की वस्तुएं लोग आसानी से खरीद सकें। दैनिक जीवन की वस्तुएं आसानी से खरीद सकें। इसी घटना में भी हुआ कि इसी समझौते के बाद शिमला समझौता हुआ था ना भारत पाकिस्तान से। शिमला समझौते में क्या हुआ कि जो 1971 की लड़ाई हुई थी दोनों देशों की बंदियों की अदला बदली, ये सब हुआ था ना, तो उसको भी यहाँ कहा गया कि उसको लागू किया जाए और सभी हिंदू बंदियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन इस पर से मुजीबुर रहमान ने इंदिरा गांधी से आपत्ति किया कि आप जब शिमला समझौते की तरह सबको छोड़ेंगे तो पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया था, उनको न छोड़ा है। लेकिन भारत क्या किया था, उधर शिमला समझौता कर दिया था, तो भारत ने क्या किया, 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे पाकिस्तान में ना, तो सबको छोड़ दिया। लेकिन कुछ चिन्हित लोगों को रोक लिया जो ज़्यादा सक्रिय थे। लगभग 195 लोगों को छोड़कर और लोगों को क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को सौंप दिया गया। लेकिन मुजीबुर रहमान के खाने पर 195 लोगों को रोक दिया गया। इसी संधि में बात उसकी अब आगे देखते हैं। कर्मुक्त तो है, जैसे अभी नहीं, अब तो जब ये सब चीज़ें होती हैं, देखिए जब तनाव हो जाता है तब सब चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। जैसे अभी बता रहा था मैं, तब पाकिस्तान का पढ़ा रहा था ना कि 1970 धारा में जब संशोधन होने लगा अनुच्छेद में, सब चीज़ें रोक दी गई। अब इस समय तो जब वहाँ से हमारी सुरक्षा वैसे अधिक बढ़ा दी गई हमारे सीमा पे, क्योंकि बांग्लादेश में इस समय स्थिति जो है अच्छी नहीं है, अराजकता की, तो वहाँ से तमाम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं।
जब नेपाल में संविधान बन रहा था 15 में, तो वहाँ तो मधेसी लोग विरोध किए थे, तब भी भारत सीमा नेपाल सीमा सील कर दी गई। जहाँ से ज़्यादा संभावना थी कि लोग आ सकते हैं, उसको भी सील कर दिया गया था। तो उस समय तो जी चीज़ें जब सही नहीं रहेगी कभी भी, तो बंद कर दिया जाता, कोई बॉर्डर नहीं। क्या उस समय क्या हुआ था? 1 करोड़ बांग्लादेशी आ गए भारत में 1971। उस पीरियड में क्या हुआ? मार्च से लेकर दिसंबर तक जब गृह हुआ था, युद्ध हुआ तो 1 करोड़ बांग्लादेशी आए भारत में। अब उनको चिन्हित करना मुश्किल है। इसको लेकर हमारे यहाँ राजनीति होती रहती है, खासकर किस क्षेत्र में? उत्तर वाले राज्यों में। अब जब भी होता है जो अंतर्राष्ट्रीय जो अच्छे कोई भी जो देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो कहीं भी जब पड़ोस में कुछ होता है, विवाद होता है या वहाँ अराजकता की स्थिति आती है, सैनिक शासन लगता है, तो क्या करते हैं? अपने देश की सीमा को उससे पहले सुरक्षा तो हमेशा रहती है, लेकिन और चौकसी करते हैं। और हमारे पड़ोस में हम पहले दिन से बता रहे हैं कि जितने देश हैं सबके यहाँ कुछ न कुछ घटनाएँ हो रही हैं। पाकिस्तान में, नेपाल में तो अशांति है, बांग्लादेश में इस समय चली रही सबसे वो है। कुछ साल पहले अभी देखे होंगे आप लोग, श्रीलंका में हुआ था, वहाँ की जनता राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर ली थी, राष्ट्रपति वहाँ के भाग गए। ऐसे जब होता है, चीज़ें होती है, तो लोग कहाँ जाएँ? सोचते हैं चले जाओ। मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, अभी हम लोग बस्ती में बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहे, कुछ दंगा फसाद होने लगे, तो लोग क्या करेंगे? जिसकी जहाँ रिश्तेदारी होगी, रहने का वो होगा, चले जाएंगे वहाँ ना, भले बाद में लौट के आए, हो सकता है अच्छा लगे वहीं बस जाए, होता है ना, यही सेम कंडीशन। अभी इसमें क्या है कि इसमें तो हम इस तरह जाएंगे, उसमें क्या करते हैं, इतना रिस्क ले लेते हैं लोग कि सीमा में घुस आते हैं अवैध रूप से। जान से बढ़कर किसी कुछ होता थोड़ी है। तो ये शेख मुजीबुर रहमान की युद्धबंदियों के छोड़ने के बाद पहले के 195 सैनिकों को छोड़ के अन्य सैनिकों को पाकिस्तान भेज दिया गया। और इसमें नोट करिए आगे, पहले बांग्लादेश कैसा देश था? सेकुलर था, लेकिन उसको भी इस्लामिक घोषित कर दिया गया बाद में। देखिए एक चीज़ इसमें और देखिए, जैसे चीन का हम लोग पढ़ रहे हैं, याद आ गया आपको, बांग्लादेश को भारत ने सबसे पहले मान्यता दी। जब बांग्लादेश आजाद हुआ सबसे पहले कितने मान्यता दी? भारत। लेकिन चीन क्या करता था? वो मान्यता को नहीं दे रहा था। जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश की मांग रखी गई, इसको मान्यता दे दिया जाए, चीन विरोध किया और यहाँ तक कि वीटो का भी पावर किया, अपने बेटे को पावर का उपयोग किया कि इसको संयुक्त राष्ट्र से मान्यता न मिले। बाद में मिली वो ठीक है, लेकिन चीन क्या किया? पाकिस्तान के साथ में। तो हम लोग एक पढ़ते हैं जैसे हर इसमें पड़ोस में कि चीन की क्या भूमिका रहती। तो बांग्लादेश के उस समय तक देखिए चीन बांग्लादेश का विरोध किया पाकिस्तान के लिए, अब बांग्लादेश के भी साथ आना चाहता है, किस लिए? कि भारत को घेरे। अब बांग्लादेश के साथ जाना जाता है कि हम भारत को घेरे। इस चीज़ को भी नोट करिए, कुछ नोट करवाए थे भी जी सर। इससे दैनिक जीवन की वस्तुओं को ठीक आसानी है, आगे से नोट करिए। चीन ने पैराग्राफ चेंज करके चीन ने 1971 के युद्ध में और उसके बाद भी पाकिस्तान का समर्थन किया। उसके बाद भी पाकिस्तान का समर्थन किया। चीन ने बांग्लादेश को मान्यता देने से इनकार कर दिया।
चीन ने बांग्लादेश को मान्यता देने से इनकार कर दिया। बल्कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने निषेधाधिकार किए। वीटो पावर का इंजन क्या लिखते हैं? निषेधाधिकार ऐसे लिखते हैं। निषेधाधिकार का प्रयोग करके ऐसे लिखिए, निषेधाधिकार का प्रयोग करके बांग्लादेश की सदस्यता को बाधित करने का प्रयास किया। बांग्लादेश की सदस्यता को बाधित करने का प्रयास किया। देखिए 1974 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी। पाकिस्तान कब मान्यता दिया? 3 साल बाद 1974। नोट करना कर लीजिए। 22 फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता दे दिया। ये हो गया व्यापार संधि में से संबंधित उसके बाद की। अब की बात नहीं चीज वो आपको दे दिया, उस समय बात कर रहे हैं, उसको नोट करवाएं। 1971 लिखवाएं, नहीं बात कर क्या चीज बात कर रहे हैं, मतलब शुरुआती दौर में। अब तो दे दिया है, अब दे दिया होगा, उसकी टेक्निक को नहीं आ रही। चीन ने कब किया? चीन बांग्लादेश संबंध पढ़ा जाता पहले प्रयास किया हो कि पाकिस्तान के साथ है तो दिखाने का, जैसे पाकिस्तान क्या हो रहा है हमेशा से, तो दिखाने का प्रयास किया कि हम आपके साथ हैं। उस समय तो विरोध किया, लेकिन विरोध नहीं पाया। उस समय विरोध किया। अब देखिए इसके बाद भारत में भी घटनाएं घटी। भारत में क्या हुआ? आपातकाल 1975 में लगा। इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति पे आपातकाल लगा दिया। और उस पीरियड में बांग्लादेश में भी आज़ादी के बाद वो अपने को भी स्थिर नहीं कर पाया। वहाँ भी विरोध हो रहे थे अभी भी। जैसे अराजकता हो जाती है, कोई चीज़ एक बार स्टेबल होने में टाइम लगती है। शेख मुजीबुर रहमान की और जो विपक्षी दलों में थे, इनके परिवार को जेल में डाल दिया। फिर कुछ समय बाद इनकी हत्या कर दी गई। पूरे परिवार की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। शेख मुजीबुर रहमान के 1975 में पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। तो भारत पाकिस्तान से जो भारत बांग्लादेश से जो समझौता हुआ था कि बांग्लादेश कैसा रहे, धर्मनिरपेक्ष रहेगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बांग्लादेश की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। बांग्लादेश अब धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं रहा। इस समय देखिए जो चीजें हो रही है, क्या हो रही है वहाँ पे, यही जगह हो रहे हैं बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। वहाँ के लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं भारत हस्तक्षेप करे पड़ोसी होने के नाते।
लेकिन भारत सरकार अभी दर्शक बनी हुई है, कुछ नहीं कर रही कि कम से कम कुछ नहीं तो उस पर बांग्लादेश पे दबाव बनाया जाए। और इसलिए वो लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना कहाँ शरण ली? भारत। उनको लग रहा है कि ये भारत से, इनसे लोग उग चुके थे, ये भारत में लिए हैं। उन लोगों को लग रहा है कि हिंदू जो है केवल भारत के लिए हो, हिंदुओं के खिलाफ वहाँ अपराध बढ़ गए हैं, उनकी दुकानें जला दी जा रही हैं, हर पूजा स्थल जलाए जा रहे हैं, इस तरह की वो तो होता रहे, कोई बता रहा है ना, इसीलिए क्योंकि इनको यहाँ पर शरण दिया गया। अगर न दिया जाता तो शायद दूसरी चीज़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक शरण देने का प्रावधान है। भारत ने दलाई लामा को भी शरण दिया है, चीन उसको लेके वो रहता है। तिब्बत के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, उनको भी शरण दिया है। वो अस्थायी रूप से भारत में ही रहते हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। और भारत भी उनको किसी मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बुलाता है और इसी जगह बुलाता है तो चीन क्या करता है? विरोध करता है भारत। चीन उसका विरोध करता है, उसको लगता है कि उसको जो तिब्बत पर कब्जा है इसको लेके भारत ऊपर हो रहा है, इधर से उस पर कोई रणनीति बना रहा हो, जबकि पूर्ण रूप से उसका तिब्बत पे कब्जा है। तो अभी क्या बता रहे थे कि जैसे उनकी हत्या कर दी, उसके बाद उत्तर पूर्व में वहाँ की संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके उसको इस्लामी देश घोषित कर दिया। तो इससे देखिए संबंधों में बदलाव आते जा रहे हैं ना। ये हो गया यहाँ तक कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ, धर्मनिरपेक्ष से इस्लामिक देश बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि भारत बांग्लादेश में तनाव के मुख्य क्या क्या कारण है। भारत बांग्लादेश में इसको नोट करना है, करा दें। यही जो घटना की उनकी हत्या के बाद कब संसद में पारित करके मैंने देखी सर, उसको नोट कर लीजिएगा कि 1980 में एक प्रस्ताव पारित करके बांग्लादेश की संसद ने उसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर, अरे इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर। अब हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच किन किन चीजों पर विवाद। पहला चीज क्या है? नदी के जल बंटवारे। अभी तक तो हो गया कि जैसे आजाद हुए दोनों के पास हो गया, तब तक तो उससे था। अब दोनों के बीच में क्या है? गंगा नदी के पानी को लेकर इसमें क्या विवाद है? इसमें गंगा नदी के पानी को लेकर जो जनजाति हैं कलकत्ता मुर्शिदाबाद जिला से, ठीक, उसको भी तो वहाँ भारत का बात हो गया, वहाँ से यहाँ कर तो भारत पानी कुछ रोक लेता है, भारत का बात बना के पानी को रोकता है। इसलिए रोकता है कि जो कलकत्ता बंदरगाह है, अगर उतना पानी न रोके तो अन्य मौसम में पानी और कम हो जाएगा तो वो चल नहीं पाएगा। जब पानी कम हो जाएगा तो बड़ी बड़ी जहाजें कैसे चल पाएंगे? और इससे क्या होता है? बांग्लादेश में पानी की आपूर्ति कम हो जाती है। तो बांग्लादेश इसका विरोध करता है बार बार, और इस मामले को उठाया भी था जाके मन्नों में और मध्यस्थता करने के, और वो फैसला भारत के पक्ष में ही आया। एक विवाद है कि फरक्काबाद को लेकर, और फरक्काबाद का निर्माण कब किया था भारत? जब बांग्लादेश नहीं बना था तभी कर दिया था। 75 में फरक्काबाद बन चुका था, 75 में ही 1961 में हुआ था, शुरू हुआ था, 75 तक कंप्लीट हो गया। उस 61 में बनना शुरू हुआ था तो पाकिस्तान ही था। लेकिन उसके बाद से जब ये थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो गया, अपना आगे सब चीज़ देखने लगा, इस चीज़ का बांग्लादेश ने विरोध किया। इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच को उठाया। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता बोर्ड में भारत ने के पक्ष में डिसीजन दिया कि भारत चाहे तो उतना पानी रख सकता है।
अगर ये न रुकेगा तो भारत में भी प्रॉब्लम होगी, खासकर कलकत्ता बंदरगाह में जो वही कलकत्ता का ही है, जो संचरण के लिए जितना पानी होना चाहिए उतना पानी नहीं मिल पाएगा। अभी पहले क्या था, एक जलमार्ग था, अभी भी है वो, इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक, जिससे आंतरिक जलमार्ग था, आवागमन होता था, जहाजें चलती थी उसके पानी की, इलाहाबाद से हल्दिया तक, उसको 1-2 बोलते हैं, जलमार्ग संख्या 1 जिसे नेश होता है ना, उस पे अभी बीच में हुआ था कि उस पर क्रूज चलेंगे, एक क्रूज चला था जो लोगों को लेके पर्यटकों को घुमाएगा, तो बनारस आता है तो फंस गया क्योंकि पानी कम हो गया था। उसके लिए पर्याप्त पानी भी होना चाहिए, और भारत 400 क्यूसेक पानी, कम से कम 4000 क्यूसेक, कितना संख्या देखते हैं 40,000 क्यूसेक पानी, उसका जीव माने को उतना पानी रहेगा तो बंदरगाह चल पाएगा। इसलिए फरक्काबाद के माध्यम से उसको रोकता है, फरक्काबाद के पानी रुका है, अन्य कामों में यूज करता है बाद में, इसको बांग्लादेश से लेके विवाद में, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। तो अगला फिर देखते हैं, फिर न्यूमरल है अगला पॉइंट, इसको बस 2-3 लाइन में नोट कराते हैं, आज समाप्त कर दिया जाए हमारा बांग्लादेश। गंगा जल के बंटवारे को लेके भारत और बांग्लादेश में तनाव का कारण बना रहा, तनाव का कारण बना रहा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का से, फरक्का से 30 किलोमीटर, 30, हाँ 30 किलोमीटर दक्षिण में गंगा की 2 धाराओं में, गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। इसको ऐसे ही नोट करा दे रहे हैं जानकारी के लिए, बस 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा को हुगली, एक धारा को पश्चिम बंगाल में हुगली, और दूसरी धारा को, एक धारा को पश्चिम बंगाल में हुगली, और दूसरी धारा को, दूसरी धारा को पश्चिम बंगाल में, अरे बंगाल लिखिएगा, पहले में क्या लिखा है, पश्चिम बंगाल में हुगली, और दूसरी धारा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जाना जाता है। हो गया, अब नोट करिए आगे कि विवाद का क्या कारण है, जो वही बताया, नोट कर लीजिए। भारत पर बांग्लादेश विवाद का मूल कारण पानी की कमी के मौसम में, पानी की कमी के मौसम में
पानी के कमी के मौसम में जल का बंटवारा है। पानी की कमी के मौसम में जल का बंटवारा है। पानी की कमी, आगे नोट करिए, पानी की कमी का मौसम प्रतिवर्ष जनवरी से लेकर मार्च तक रहता है। मार्च तक मत लिखिए, मई तक लिखिए। मार्च से लेकर जनवरी से लेकर मई तक रहता है। वही बता रहा था ना कि जब पानी कम रहेगा तभी, अब बरसात के मौसम में जितना पानी रहेगा, पानी खुद हम, इसीलिए तो बाढ़ आ जाती है, लोग परेशान रहते हैं। अभी साल बाढ़ आई थी नेपाल में खूब, तो हमारे यहाँ भी तराई बेल्टों में महाराज सिद्धार्थ नगर खूब पानी भरा बाढ़ से। आगे नोट करिए, इस अवधि में कलकत्ता बंदरगाह को चलाने के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है। 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है। क्यूसेक पानी नापने का वो होता है ना, बहुत जब बड़े मात्रा में पानी होता है तो क्यूसेक में हो जाता है, लीटर में तब नहीं मापा जाता। जैसे बाढ़ हो किसी में नहीं होता है, बाढ़ों से पानी छोड़ा जाता है, 1 लाख क्यूसेक छोड़ा गया, 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ये क्या पैमाना, पानी की आवश्यकता होती है। और भारत आवश्यकता अनुसार पानी लेता रहता है। अभी तक इसी चीज को लेके विवाद बना रहता है। भारत ने वो कहा है कि हम आपको पानी देते रहेंगे जब जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब इसके पास रहेगा तब तो देगा। तो अभी भी बांग्लादेश जो है कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस बात को उठाता रहता है, जबकि भारत कई बार स्वीकार किया है कि अगर हमारे पास पर्याप्त पानी हो जाए तो हम आपको 80% इसका पानी दे दिया करें। इसका जो पानी है पूरा 80% पानी दे दिया करें, या जितनी ज़रूरत हो, लेकिन उससे ज़्यादा पानी दे देगा भारत, कम से कम उसके पास इतना नहीं बचेगा तो कलकत्ता बंदरगाह की काम नहीं चल पाएगा। और उधर का पुष्कर क्षेत्र में व्यापार होता है, कहाँ से होता है? कलकत्ता बंदरगाह से होता है। कलकत्ता बंदरगाह से बांग्लादेश से नेपाल के पास भी, नेपाल संबंध पड़ रहे थे बताए ना, उधर से जाते हैं। जितना उधर थाईलैंड से हमारे यहाँ कुछ आया, जितने उधर के देश हैं, मलेशिया हो चाहे थाईलैंड हो, कहाँ से आता है? समुद्री मार्ग से आता है। इस बात के लेके दोनों के बीच विवाद होता रहता है। इस पे एक समझौता हुआ था गंगा जल बंटवारा समझौता 1977 में। नोट कर लीजिए इसको बस। गंगा जल बंटवारा समझौता 1977। इसमें नोट कर लीजिए कि मोरारजी देसाई और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के बीच
प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री के बीच गंगा जल समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। और 5 वर्षों के लिए समझौता हुआ। इस समझौतों का उस समय भी क्या हुआ? 5 वर्ष के बाद लिख लीजिए, 5 वर्ष के लिए समझौता हुआ। दोनों लोगों में हस्ताक्षर किए गए और 5 वर्ष के लिए समझौता हुआ। इसका स्थायी समाधान नहीं हो पाया। उसमें हुआ कि अभी ज़्यादा विवाद है, कम से कम इस पे शांति आंशिक वो कर लिया गया कि जब बाद में संबंध जब सही हो जाए तो दोनों देशों के बीच अब देखते हैं हम लोग न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप देखो, दूसरा विवाद का क्या है? न्यू मूर द्वीप। ये क्या है? भारत बांग्लादेश के बीच में बंगाल की खाड़ी में 1-1.5 किलोमीटर का ये द्वीप, इसको लेके विवाद को बना रहता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 2 किलोमीटर से 10-12 किलोमीटर तक और ये बांग्लादेश से लगभग 5000 किलोमीटर। जिससे बांग्लादेश की सीमा से लगभग 5000 करें 5000 मीटर, 5 किमी हो गया ना, और भारत से लगभग 7 किमी। लेकिन इस पर भारत अपना वो बनाया था और इसमें कभी विवाद नहीं होता था। लेकिन 1980 में एक बार भारतीयों ने वहाँ क्या किया? तिरंगा झंडा फहराया, तो बांग्लादेश इसको लेके विरोध किया। और बना कैसे हो द्वीप? वो पहले नहीं था, वो अचानक दिखा था, वहाँ से जो कीचड़ और सब गंदगी मिल के उसी से दिखा, तो बांग्लादेश इसका विरोध किया। वो कहता है कि इस पर मेरा दावा है, हमारे नजदीक और चीजें, और इस चीज को कहाँ ले गया? वो न्यायालय में ले गया, मध्यस्थता न्यायालय में। इस चीज को उठा के कहाँ ले गया? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता। और डिसीजन भी किसके पक्ष में आया? बांग्लादेश के पक्ष में। इस समय वो द्वीप है ही नहीं। जब एक बार समुद्र में बहुत पानी भरा तो समाप्त हो गया। वो मैप में दिखाता है, ठीक है, तो मैप में दिखाएगा। मैप में जो भारत के साथ श्रीलंका वो भी दिखाता है। हाँ तो है, लेकिन जैसे मना है, जैसे कि उभर सकता है, समाप्त होने का मतलब जल स्तर बढ़ा तो हो गया। लेकिन 2010 में जब समुद्र जल स्तर बढ़ा तो जल स्तर बढ़ेगा, बहुत ऊंचाई थी नहीं उसकी, तो डूब गया, तो विवाद मतलब होता। लेकिन डिसीजन कब आया? मध्यस्थता न्यायालय का 2014 में। अरे सॉरी, इसमें भारत का हम उल्टा बोल रहे हैं। जो फिर डिसीजन आया तो इस पे भारत का वो किया गया, और ये भी कहा गया कि फिर उभरेगा तो किसका रहेगा? भारत का। मान लीजिए फिर कम होता है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने कहा कि अगर मान लीजिए पानी कम होता है तो फिर किसका वो आ जाएगा? जब समुद्र में जब जलस्तर बढ़ता है तो बहुत से देशों को खतरा हो जाता है। समुद्र में जब जलस्तर बढ़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि देखिए वो 10 कम से कम 2 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो डूब गया। तो मालदीव भी छोटे छोटे देश हैं और बड़े हैं, अगर बहुत जलस्तर बढ़ेगा, बहुत गर्मी बढ़ेगी तो उनको भी खतरा है। भारत के तटीय क्षेत्रों पे खतरा है जलस्तर बढ़ने पे। आप लोग देखते होंगे स्टेशन पर लिखा रहता है कि
समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखा जाता है? समुद्र तल को स्थिर माना जाता है कि घटता बढ़ता नहीं, लेकिन इस समय ग्लोबल वार्मिंग होने से, वातावरण में चेंजेज होने से इतनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है वो कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं। तो इससे वो पिघल के कहाँ जाएंगे? समुद्र में ही जाएंगे। तो उससे जल स्तर जो बढ़ने की है, पहले बहुत धीरे धीरे बढ़ता था, अब जो है तेजी से बढ़ रहा है। इसी चीज को देखिए, चलिए इसको नोट कर लीजिए। न्यूमूर द्वीप समूह द्वीप विवाद, न्यूमूर द्वीप विवाद। एक सेकंड रुकिए, बता रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच निम्बूर द्वीप स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 2 किमी से 12 किमी तक है। 2 किमी से 12 किमी तक। भारत की सीमा से जब दूरी रहने दीजिए, इसमें मेन चीज नीचे हम लोग रुकिए बोलते हैं। यह मुख्य रूप से गंगा के साथ वह गहराई, कीचड़ और मिट्टी से बना है। एक ही पैराग्राफ में इसको पूरा नोट करा दें। कीचड़ और मिट्टी से बना है। भारत ने सर्वप्रथम इस द्वीप को 1971 में देखा। इस द्वीप को 1971 में देखा। हाँ, 1971 1971 में देखा। इस बांग्लादेश 1979 तक, बांग्लादेश 1979 तक इसको कोई चुनौती नहीं दिया। इस द्वीप को कोई चुनौती नहीं दिया। लेकिन 1980 में भारत ने इस द्वीप पर तिरंगा लहराया। 1980 में भारत ने इस द्वीप पर तिरंगा लहराया। तो बांग्लादेश ने आपत्ति की। बांग्लादेश ने आपत्ति की और कहा कि यह भारत का हिस्सा नहीं है, बल्कि विवादास्पद क्षेत्र है या विवादित क्षेत्र। यह भारत का हिस्सा नहीं है, विवादित क्षेत्र है। इस 80 तक तो कोई विरोध नहीं किया। जब उसने भारत में तिरंगा उनका फहराया तो विरोध करने लगा, कहा कि यह विवादास्पद क्षेत्र है, इस पर भारत को न करे। और इसको कहाँ ले गया? संयुक्त राष्ट्र। और 1980 में बांग्लादेश, 1980 में बांग्लादेश ने 1980 में 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 1980 में
कुछ वहाँ के अधिकारियों ने, जनता ने क्या किया, भारतीय उच्च आयोग के सामने जो दूतावास है वहाँ भी प्रदर्शन किया कि ये विवादास्पद क्षेत्र पे अपना राष्ट्रीय झंडा लगा रहे हैं। इसको नोट करिए। इसके बांग्लादेश ने नीमूर द्वीप के विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की धमकी दी। नीमूर विवाद को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाने की धमकी दी। उन्नीस सौ 81 में भारतीय नौसेना का जहाज नीमूर द्वीप के पास पहुंचा तो बांग्लादेश ने 1981 में भारतीय नौसेना का जहाज नीमूर द्वीप के पास पहुंचा तो बांग्लादेश ने घोर आपत्ति की, मतलब कड़ा विरोध दर्ज कराया और आपत्ति की। और वर्तमान समय में यदि जैसे समाप्त हो गया तो इसको भी नोट करिए। 2010 में समुद्री जल स्तर बढ़ने पर यह द्वीप डूब गया। यह द्वीप डूब गया। इसके साथ ही जुलाई 2014 में मध्यस्थता न्यायालय मध्यस्थता न्यायालय ने भारत के पक्ष में निर्णय लिया। मध्यस्थता न्यायालय क्या होता है? दोनों पक्षों को मिला के जिससे बात की जाती है, दोनों लोगों का पक्ष सुन लिया, फिर अपना डिसीजन लिया। इसने भारत के पक्ष में दिया, लेकिन वर्तमान में दिखाई नहीं हो। कहा कि अगर इस न्यायालय ने भी कहा कि अगर बाद में फिर वो द्वीप उभरता है तो उसमें किसका दावा रहेगा? भारत का। ये नीमूर द्वीप वो विवाद था। अब समुद्री विवाद भी बांग्लादेश और भारत में होते रहते हैं। ये कितना ही आर्टिकल मिलता हुआ मछुआरों को लेके होता रहता है। हाँ, उसका जैसे मतलब किसी दो देश से अगर कोई विवाद होता है तो यहाँ पे दर्ज कराया। हाँ, सर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वो भी है, लेकिन वो दूसरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसी का उसका मुख्यालय हेग में, वो भी इन चीज़ों को देखता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पाकिस्तान से किसी मामले में भारत के पक्ष में आया है, किसी बात पे उस पर फैसला दिया है, और उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, और उसमें एक और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आ गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल न्यायालय, मतलब आपराधिक न्यायालय, कि जो नरसंहार हो जाते हैं उनको भी उन मामलों को वहाँ उठाया जा सकता है। ये सब क्या है? संयुक्त राष्ट्र के अंग ही हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हुआ, ILO हुआ, ये सब जितने सुरक्षा परिषद हुए, संयुक्त राष्ट्र महासभा हुआ,
ये सब क्या है, उसके अंग, उसके 6 अंग हैं उसमें हैं, और अंग उसके तो बहुत हैं, लेकिन ये सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, ये सब क्या है, मुख्य अंग। अब भारत बांग्लादेश के बीच अवैध घुसपैठिए का वो होता है विवाद, इसमें कोई डाटा आप लोग के पास बहुत नहीं है, तो इसको बस सुन लीजिए क्या विवाद। भारत बांग्लादेश के बीच बहुत विवाद का विषय रहता है अवैध घुसपैठिए। भारत में आप लोग बहुत सुनते होंगे न्यूज चैनलों में कि अवैध बांग्लादेशी है ना, 1 करोड़ तो उस समय आ गए, और समय समय पर जब भी होता है कि बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ जारी, और अधिकतर कहाँ होती, सीमावर्ती राज्यों में, और वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। इनको भारत वापस भेजने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं रहा। किसी को चिन्हित करना और करना बड़ा मुश्किल है, या तो तुरंत कोई आए। अभी इस समय मान लीजिए मामला हो रहा है बांग्लादेश में अस्थिरता, अराजकता, बहुत से लोग आए, अगर भारत इनको अभी से वो करने लगे, 2-4 महीने के अंदर में चिन्हित करके वो करने लगे, तो उनको तो कर लेगा। अगर फिर कुछ दिन रुक गया, 10 साल, 20 साल, 5 साल, तो उनको अवैध रूप से अपने कागजात और चीज़ें हेरा फेरी करके बना लेते हैं। उनके नाम तो रिश्तेदार भी यहाँ हैं। दोनों देश तो पहले सब एक ही थे, कोई न कोई है तो अपने उस हिसाब से वो हो जाते हैं। और हमेशा ये यहाँ तक कि उधर के राज्यों में चुनावी मुद्दा भी बनता है। बांग्लादेश घुसपैठिए बहुत आम मुद्दा होता है, लेकिन इस बात पे तो भारत अभी सफल नहीं रहा कि उसको पूर्ण रूप से हम वापस करें बांग्लादेशी। अब भारत पाकिस्तान, अरे बांग्लादेश के बीच एक भूमि समझौता हुआ था। कब हुआ था? 15 में 7वां संविधान संशोधन हुआ था ना, भूमि समझौता। बांग्लादेश भूमि समझौता। जैसे भारत सीमा पे कुछ ऐसे क्षेत्र है भारत बांग्लादेश सीमा पे जो ये था कि उनकी आइडेंटिटी, जैसे उनका निश्चित नहीं हो पा रहा था कि बांग्लादेश के हैं कि भारत के। उस क्षेत्र को लेके, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लेके सीमा के आसपास विवाद होता है। तो इसको लेके 2015 में संविधान का 7वां संविधान संशोधन किया गया। कुछ भाग भारत का जो था, जैसे सुविधापूर्वक देख के बांग्लादेश को दे दिया गया, और कुछ भाग बांग्लादेश का भारत में कर लिया गया। इसके लिए पूरा क्या हुआ, भारत संविधान संशोधन हुआ, और इसको हुआ, पारित हुआ, और इसको अप्लाई भी कर दिया गया। और एक किस उसके बेस पर हुआ था, 1974 में भारत बांग्लादेश के बीच जो समझौता हुआ था भूमि विवाद पर, उसी को बेस बना के ये बहुत दिनों से चला रहा समझौता, वो विवाद, भूमि विवाद समाप्त हो गया। ये कभी बहुत पूछता है कि संविधान का 7वां संविधान संशोधन क्या है? भारत बांग्लादेश भूमि समझौता, अदला बदली हुई जमीनों की। इसमें क्या हुआ, भारत ने अधिक जमीनें बल्कि बांग्लादेश की दी, ऐसा बन रहा था उसमें क्षेत्र, अधिक जमीनें बांग्लादेश की और भारत उससे कम जमीनें लिया। इससे फायदा क्या हुआ, दोनों देशों का जिससे बहुत दिन से भूमि वाला विवाद चला जा रहा था, ये समाप्त हुआ वहाँ से। और जो उस क्षेत्र के लोग थे, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे जिनकी अदला बदली हुई, उनको अराजकता की स्थिति में थे। ये क्लियर नहीं था कि वो बांग्लादेश के हैं कि भारत के। अगर जैसे जो
किया गया कि जैसे इस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में चले जाएं, क्योंकि उसमें उसके पहले क्या था, वो किसी देश के नागरिक नहीं माने जा रहे थे। ये नहीं था कि वो बांग्लादेश के माने जा रहे थे। जो मतलब उनको सर एक किसी ना किसी देश की नागरिकता हाँ, उनके एक होता रहेगा उनको। अभी तक वो अराजकता की स्थिति में थे। अराजकता क्या होती है, मतलब किसी राज्य में नहीं। अभी नेशनैलिटी इसमें अंतर्राष्ट्रीय आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें होता है राष्ट्रीयता। जैसे हमारी नागरिकता राष्ट्रीयता क्या है, भारत की। अब कोई व्यक्ति बिना नागरिक हो सकता है, नागरिक हो सकता है, होते हैं व्यक्ति। अब कभी उसमें आएगा नागरिकता का वो का तो बताएंगे। एक बात आई एक नाट्य बाम नाम का व्यक्ति का, थोड़ा सा बता दे रहे हैं इसको। उसकी नागरिकता के लोग बहुत विवाद हुआ था। इसको पढ़ा जाता है जब आप लोग अंतर्राष्ट्रीय और पढ़ेंगे, राष्ट्रीयता का कॉन्सेप्ट उसमें मिलेगा। हाँ, तो उसको इसमें उतना नहीं आता है, लेकिन कभी कभी उसमें आ सकता है राष्ट्रीयता कॉन्सेप्ट। उसका विवाद जो है बहुत फेमस विवाद है, नाटेपाम नाम का उसका। नहीं, गूगल पर क्या आप सर्च करिएगा नाटेपाम केस। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा यही हुआ कि दोनों का विवाद समाप्त हुआ, और जो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, जो जिनके आइडेंटिटी न बांग्लादेश के साथ थी न भारत के साथ थी, वो अपने अस्तित्व को लेकर होते, तो उनका फिर हो गया किसी एक के साथ होली। और ये जैसे इसको हम समझो आगे बढ़ रहे हैं भारत बांग्लादेश में, इस चीज़ को जैसे हम भागों में बांटेंगे तो इसको कहेंगे मोदी युग आने के बाद, मान लीजिए होता है ना, मोदी सरकार आने के बाद, इनके आने के बाद भारत बांग्लादेश के संबंधों में क्या हुआ, बहुत अच्छा ही माना गया। जब तक शेख हसीना वहाँ थी, भारत बांग्लादेश बहुत अच्छे थे। भारत बांग्लादेश इसको हम यहाँ से भी बांट सकते हैं, अगर बांटेंगे तो। वो तो आपका देखिए कोई संबंध हम पढ़ लीजिए अपनी सुविधा अनुसार, आपके पास मैटर है तो आप बांट के अपना यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए किस किस पार्ट में बांटेंगे। जैसे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट चेंज होती है तो पॉलिसी थोड़ी सी चेंज होती है, 100% पॉलिसी चेंज नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है, क्षेत्र सहयोगी क्षेत्रवाद, पड़ोसी फर्स्ट, सह-अस्तित्व, इसको हम बदल नहीं देंगे। क्या करेंगे, इनको लेते हुए कुछ नया जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनको लाते हुए राष्ट्र को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रवाद की भावना को इन्होंने क्या किया है, इसमें प्राथमिकता दी। इस चीज़ को हम इसमें जोड़ सकते हैं कि मोदी युग आने के बाद, तो ये पहली जो थी बहुत बड़ी सफलता थी, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। इसको 60 में नोट कर लीजिए। देखिए इसका बताया ना कि इसका मूल वो क्या था, इस समझौते का मूल बेस क्या था, 1969 में भारत, इंदिरा गांधी और मुजीबुर रहमान के बीच समझौता हुआ था, बेस वही था। उसको भी थोड़ा सा कर लें कि यही शुरू करते, सीधे ही शुरू करते हैं, ठीक। उसको हम नोट करा देंगे बस एक जगह नोट करिए, भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की यात्रा के दौरान भूमि संबंधी समाप्ति होगा क्या, भूमि संबंधी सीमा विवाद, भूमि संबंधी सीमा विवाद हो गया। कामा देख लिखिएगा, भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के साथ, भारत बांग्लादेश भूमि समझौते के साथ दस्तावेजों के आदान प्रदान
दस्तावेजों के आदान प्रदान के साथ एक सफलता रही, एक सफलता रही। वाक्य काफी बड़ा हो जा रहा है ना। इसको आप मतलब कि इस यात्रा के दौरान में क्या रहा कि जो भूमि विवाद था वो एक समझौते के रूप में दस्तावेजों का आदान प्रदान हुआ, जिसको क्या माना गया, एक सफलता। अब नोट करिए, इसी के अनुसार इसी क्रम में भारत के 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसी क्रम में भारत के 100वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हो गया। पहली अनुसूची में भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय लिया गया। पहली अनुसूची में भारत के क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपने का निर्णय लिया गया। वाली अनुसूची क्या है, भारत और उसके राज्य, तो इसका क्षेत्र को उसी में संशोधन हुआ और 29 मई 2015 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए और राजपत्र में प्रकाशित किया गया, राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया और राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। देखिए इसमें कितनी भूमि भारत की बांग्लादेश को गई, कितनी भूमि बांग्लादेश की भारत के पास आई, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए। इस समझौते के अनुसार ₹17,160 एकड़ हो गया। भूमि बांग्लादेश को, भारतीय भूमि बांग्लादेश को सौंपी गई। भारतीय भूमि बांग्लादेश को सौंपी गई, जबकि 7,110 एकड़ 7,110 एकड़ भूमि 7,110 एकड़ भूमि बांग्लादेश की भारत को सौंपी गई। भारत को सौंपी गई। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ज्यादा भूमि तो भारत की जा रही है ना, लेकिन ऐसा हो बस दुनिया के कुछ हिसाब से हो जा रहा था। इसी के साथ 111 इनक्लेव, भारत में पोस्टर में लिख लीजिएगा, 111 इनक्लेव या क्षेत्र को इनक्लेव करते हैं गांव, ठीक।
उसको यहाँ सब यूज किया गया एनक्लेव ना, वो भी सौंपे गए, मतलब यही। हाँ, भारत के साथ 111 और बांग्लादेश का कितना भारत को सौंपा गया? 51। हाँ, तो इसको अन्य जगह और पढ़ेंगे तो आपको मिल सकता है गांव बोला गया कि भारत ने 111 गांव उनको सौंपे और उन्होंने 51, यही चीज। तो इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं, वहाँ नोट कर लीजिए बस। गांव के लिए कौन सा शब्द है? हाँ? गांव के लिए कौन सा शब्द है? यहाँ इनक्लेव शब्द यूज किया गया है। हाँ, इनक्लेव आर्मी एरिया देखते होंगे आप लोग, वहाँ लिखा रहता है कि इनक्लेव है, इनक्लेव। वो आर्मी एरिया से संबंधित था, इसलिए इनक्लेव शब्द यूज किया गया है। जैसे सीमा में तो हर जगह आर्मी रहती है, इसीलिए वहाँ कौन सा शब्द यूज किया गया है? इनक्लेव। और कहीं कहीं आप लोग पढ़ेंगे सामान्य इसी किताबों में, उस तरह के पेपर ऊपर में, तो गाँव भी मिल सकता है, तो उसके लिए कंफ्यूजन में मत रहिएगा। और ये समझौता बहुत दिनों से उठा, इसका बेस क्या था? 1974 का समझौता जो हुआ है, उसी समझौते के आधार पर किया गया। इसी में आगे नोट कर लीजिए, व्यवहारिक तौर पर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, इन क्षेत्र में रहने वाले लोग राज्य विहीन की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे थे। राज्य विहीन की स्थिति में मतलब उनका कोई राज्य नहीं था, ना भारत ना बांग्लादेश। इससे क्या हुआ? हाँ, देख लीजिए, इन लोगों को भारत या बांग्लादेश के नागरिक के तौर पर किसी की नागरिकता नहीं थी, किसी की नागरिकता नहीं थी, लेकिन किसी की नागरिकता नहीं थी। लेकिन हमें क्या हो गया? जिसके साथ बैठ जाइए, जिसके साथ जुड़ गए, नोट कर लीजिए, जिसके साथ जुड़ गए उस देश की इनको नागरिकता मिल गई। इससे क्या हुआ? इस क्षेत्र में जितनी जनता थी वो राज्य विहीनता की स्थिति से वापस निकल गई। बस उतना हो गया ना कि इनके राज्यविहीन की स्थिति में थे और किसी भी देश के संवैधानिक अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस समझौते के बाद जिस देश के साथ जुड़े उसके नागरिक हो गए। ये हो गया भारत बांग्लादेश भूमि समझौता। और ये माना जाता है कि बहुत बड़ा समझौता है, क्योंकि बहुत दिनों से इस क्षेत्र के लोगों की समस्याएं हैं और इसी को लेके छोटी बहुत ज़्यादा, जैसे बड़े क्षेत्र के लिए इतनी एकड़ जमीन तो बहुत नहीं है, लेकिन एक तरह से कहिए बहुत छोटी सी जमीन बहुत है, लेकिन एक तरह से सोचिए इतने बड़े देश के लिए एक समझौता होने के बाद दोनों देशों के बीच इसमें भारत ने क्या किया? देखिए आप, इतना इससे लगभग 3 गुना 2 गुना 2.5 गुना ना दोनों तरफ से किया। भारत अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा वो करता है त्याग की भावना, लेकिन पड़ोसी क्या करते हैं? पड़ोसी क्या करते हैं? समय आने, आप इस समय बांग्लादेश से आप लोग देख रहे हैं कितना टाइम है। अब भारत बांग्लादेश का जो इस समय वर्तमान में कुछ समझौते हुए वर्तमान स्थिति क्या है उसको हम कर लेंगे 10-5 मिनट का, फिर कल अलग शुरू करेंगे। ठीक, जो इस समय वर्तमान स्थिति है उसको देख लेंगे। लिखवा दे, भाई बच गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो
रहते हैं हम उसके हाथ के मन बैठ जाती है तो अच्छा नहीं लगता। तो जिसका क्या है सर उसको मिलना चाहिए। हाँ ऐसे जिसका समय है सर उसको मिलना हाँ चाहिए। चलिए कल 10 मिनट लगेगा ठीक, जी सर। शुरुआत में इसको देख लें, फिर हम कल कोई नया शुरू करें, कोई और नहीं, ये तो है नहीं कि कल देखते हैं। जैसे 10 मिनट हो गया तो 10 मिनट नहीं, जैसे नई चीज़ें भी कुछ हैं तो जैसे हम लोग के पास टाइम तो है अभी ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। इरेजर। नहीं नाम करना वो आप कर दीजिएगा, चल रहा है।